अचानक हुए हमले से अरुणोदय सिंह भी डर गया था और वो छुपने का सहारा ढूंढने लगा। तभी वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, मैंने कहा था ना, मुझे पहले यह समझ आ गया था कि कोई न कोई हम पर हमला कर सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरुणोदय सिंह एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और चारों तरफ से तीरों की वर्षा हो रही थी। अगर एक भी सैनिक लड़ाई के लिए निकलता तो जरूर वो मारा जाता। इसलिए अरुणोदय सिंह ने सभी सैनिकों को पहाड़ियों के पीछे छुपे रहने का आदेश दे दिया था। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता कि ऐसा हो सकता है तो मैं खुद ही सतर्क रहता। काश मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया होता। वासु ने अरुणोदय सिंह की ओर देखा और बोला, फिलहाल छुपे रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अरुणोदय सिंह ने वासु से पूछा, लेकिन क्या वासु? वासु ने कहा, लेकिन ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं है। जब तक इन्हें मारा या फिर भगाया नहीं जाएगा तब तक ये छिपकर हम पर वार करने की कोशिश करते रहेंगे। अरुणोदय सिंह ने वासु से पूछा, तो इन्हें मारने के लिए हमें क्या करना होगा? वासु ने अरुणोदय सिंह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इन्हें कैसे संभालना है। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, तो फिर जो भी हो जल्दी करो ना, क्योंकि अगर हम यूं ही बार बार युद्ध करते रहे तो हमें काफी देर हो जाएगी और उधर मैं अपना राज्य दमयंती को सौंप कर आया हूं। ऐसे में कोई भी इस बात का फायदा उठा सकता है। वासु ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, हमें रात तक इंतजार करना होगा। रात के अंधेरे में मैं कुछ सैनिकों के साथ जाऊंगा और इन लोगों को सामने से मार गिराऊंगा। अरुणोदय सिंह ने वासु से कहा, लेकिन रात में पहाड़ियों को पार करना इतना आसान नहीं होगा। तभी वासु ने अरुणोदय सिंह की ओर देखा और कहा, ये पहाड़ियां तो अब मेरा घर बन चुकी है। मैं इन्हें आंख बंद करके पार कर सकता हूं और अपने दुश्मन को भी आंख बंद करके मार सकता हूं। वासु की बात सुनकर अरुणोदय सिंह का भी आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने सेना को रात तक छिपे रहने का आदेश दे दिया। लेकिन वहीं चंद्रा के गुप्तचर रुकने वाले नहीं थे और वो लगातार तीर बरसाते जा रहे थे। हमले की गति तेज होने लगी थी और चंद्रा के गुप्त सैनिक वासु और उसकी सेना के करीब पहुंचते जा रहे थे। सेना और अरुणोदय सिंह को इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन वासु को इस बात का आभास हो चुका था। इसलिए वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, अब हम रात का इंतजार नहीं कर सकते। अरुणोदय सिंह जो एक जगह पर छिपा बैठा था और रात होने का इंतजार कर रहा था, उसने चौंक कर पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? मेरा मतलब यह है कि हमें हमले के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि वो लोग लगातार हमारे करीब आते जा रहे हैं और अगर हमने अपने आप को इस हमले के लिए तैयार नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। वासु ने अरुणोदय सिंह को जवाब देते हुए कहा। वासु की इस प्रतिभा को देखकर अरुणोदय सिंह हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वासु कैसे इन पहाड़ियों के बारे में सब कुछ जानता था। अरुणोदय सिंह ने वासु से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग हमारे करीब आने लगे? वासु ने अरुणोदय सिंह की बात का जवाब देते हुए कहा, जिस गति से उनके तीर हमारी तरफ आ रहे हैं ना, उससे समझ में आ रहा है कि वो हमारे बेहद करीब हैं और अब हमने अगर हमला नहीं किया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक से काफी अफरा तफरी मच गई और अरुणोदय सिंह को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद आज उसकी मौत बेहद करीब थी, इसलिए अगर वो वहां से नहीं भागा तो मारा जाएगा। परेशान हताश अरुणोदय सिंह ने वासु से पूछा, आखिर हम इन लोगों से कैसे लड़ पाएंगे जो हमें दिख ही नहीं रहे? वो कहां से वार कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता है, ना ही हम ये जानते कि कितने लोग हैं। तीरों की इस बारिश से मालूम होता है कि दुश्मन के सैनिकों की संख्या हजारों में है। वासु ने अरुणोदय सिंह को सतर्क रहने को कहा और बोला, ये लोग हमारी सेना से बेहद कम है और हम आसानी से इनका सामना कर सकते हैं। जब तक मैं ना कहूं तुम इस पहाड़ी के पीछे ही छिपे रहना। इतना कहकर वासु उन गुप्त सैनिकों से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। वासु के हाथ में एक भाला था और सामने से कई तीर चल रहे थे, लेकिन एक भी तीर वासु को छू नहीं पा रहा था। जैसे ही कोई तीर वासु के सामने आता तो वासु खुद को उससे बचा लेता था और पहाड़ी से कूदते हुए वो लगातार उन सैनिकों के पास बढ़ता जा रहा था। लगातार वासु को अपनी ओर बढ़ता देखकर गुप्त सैनिक भी पीछे होते जा रहे थे और जैसे ही वासु उनके नजदीक गया तो सब उल्टे पांव भाग गए। उन्हें पता था कि वासु के सामने वो टिक नहीं सकते थे, इसलिए अगर वो लोग अपनी लड़ाई जारी रखते हैं तो उन सभी की जान चली जाती। इसके बाद अरुणोदय सिंह और उसकी सेना पहाड़ी से बाहर निकली और इंद्रपुरम की ओर बढ़ गई।
उधर चंद्रा ने राजा नपेंद्र सिंह को समझाते हुए कहा, तुम अरुणोदय सिंह की बहन से प्यार करते हो और उसे पाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे पास अच्छा मौका है। मैं तुम्हें सैन्य दल और आर्थिक तौर पर मदद देने पूरी तरह से तैयार हूं। बस तुम जाकर अरुणोदय के राज्य नंदगढ़ पर हमला कर दो। नपेंद्र सिंह पहले तो इस हमले के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अरुणोदय सिंह के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन जब चंद्रा ने उसे बताया कि इस वक्त अरुणोदय सिंह अपने राज्य में नहीं था, उसका राज्य उसकी बहन संभाल रही थी, तो नपेंद्र सिंह तुरंत राजी हो गया। चंद्रा ने नपेंद्र सिंह से कहा, मैं तुम्हें उसके राज्य पर कब्जा करने के लिए दल बल सब कुछ दूंगा। एक बार तुमने उसके राज्य पर कब्जा कर दिया तो उसकी बहन तुम्हारी और उसका राज्य नंदगढ़ मेरा। नपेंद्र सिंह को अरुणोदय सिंह के राज्य से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ अरुणोदय सिंह की बहन दमयंती से मतलब था। इसलिए वो तुरंत ही चंद्रा की बात मान गया और अरुणोदय सिंह की अनुपस्थिति में उसके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वासु और अरुणोदय सिंह अब इंद्रपुरम पहुंच गए थे, और जैसे ही वो इंद्रपुरम के द्वार पर पहुंचे तो इतनी अधिक संख्या में सैनिकों को देखकर इंद्रपुरम के लोगों के बीच बातचीत होने लगी और लोगों ने आपस में कहा, लगता है फिर से राज्य पर कोई संकट आने वाला है। पहले ही राजा शिवेंद्र का कुछ पता नहीं है और अब ये युद्ध। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, इस चंद्रा ने भी तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। आज राजा शिवेंद्र होते ना तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं तीसरे व्यक्ति ने कहा, हमारे राज्य के अंदर दुश्मन घुस चुके हैं और उस चंद्रा को कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये चंद्रा राज्य को भी मुसीबत में छोड़कर भाग सकता है। इसे अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं है। राजा शिवेंद्र जब से गायब हुए तब से तो ये बस अपनी अय्याशी पूरी करने में लगा रहता है। वासु इंद्रपुरम राज्य के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे थे। वो वहां के लोगों को देखकर काफी खुश हो गया था। वो उनसे मिलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वासु मिलने के लिए आगे बढ़ा, उसके पांव रुक गए और उसने मन में कहा, राज्य के लोगों से मिलने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग मुझे ही गलत समझेंगे और हो सकता है ये हमारे खिलाफ विद्रोह भी खड़ा कर दें। वासु की आंखों में आंसू थे। वहीं जब उसने राज्य के चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने खुद से कहा, राज्य तो काफी उजड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इस राज्य में कुछ भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और होगा भी कैसे। अब इंद्रपुरम राज्य को चंद्रा जो चला रहा है, उसे प्रजा की फिक्री कहां रहती है। वासु ने अपने चेहरे को एक कपड़े से छुपा लिया था, जिससे कोई भी उसे पहचान न सके। अरुणोदय सिंह की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं जब अरुणोदय सिंह ने इंद्रपुरम राज्य की भव्यता को देखा तो उसके मन में भी लालच जाग उठा और उसने अपने मन में सोचा, वाह, इंद्रपुरम राज्य तो बहुत विशाल है। यह राज्य तो मेरा होना चाहिए, लेकिन मैं तो उल्टा इस वासु की मदद के लिए आया हूं। अरुणोदय सिंह की नीयत बदल गई थी और उसके अंदर लालच बढ़ता जा रहा था। अब वो वासु की मदद करने के साथ ही साथ इंद्रपुरम राज्य पर कब्जा करने की सोचने लगा था। अरुणोदय सिंह अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी वासु ने कहा, अरुणोदय, मैं चंद्रा से सीधे तौर पर युद्ध करना नहीं चाहता। मैं पहले उसे समझाना चाहता हूं कि जो कुछ भी उसने किया और कर रहा है वो सही नहीं है। अरुणोदय सिंह ने चौंक कर वासु की तरफ देखा और बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम यहां पर अपनी पूरी सेना किस लिए लेकर आए? उससे बात करने के लिए? अरे तुम्हें तो अब उस पर आक्रमण करके उससे ये राज्य छीन लेना चाहिए। वासु ने अरुणोदय सिंह की ओर देखा और बोला, मैं ये राज्य उससे छीनने नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपने पिता को कारावास से मुक्त करवाने और उनका खोया हुआ राज्य पिताजी को वापस दिलाने के लिए आया हूं। अरुणोदय सिंह अब इंद्रपुरम राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगा था, इसलिए वो बार बार वासु को युद्ध के लिए भड़का रहा था। वहीं वासु ने अरुणोदय सिंह को समझाते हुए कहा, तुम इस युद्ध को आसान मत समझो। इस युद्ध में तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि चंद्रा जरूर अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा होगा। अगर बातचीत से कोई हल निकल जाएगा तो बेहतर ही है, नहीं तो दोनों ही तरफ से लोग मारे जाएंगे और फिर सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी सेना का ही होगा। अरुणोदय सिंह ने हड़बड़ाहट में कहा, अरे लोग मारे जाएंगे तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इंद्रपुरम राज्य तो हमारा होगा। हमें लोगों के मरने की चिंता छोड़ इस राज्य के बारे में सोचना चाहिए। वासु समझ गया था कि कहीं न कहीं अरुणोदय सिंह भी इतने बड़े राज्य को देखकर लालची हो गया था, लेकिन वासु जानता था कि अरुणोदय सिंह इंद्रपुरम राज्य पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकता था। वासु ने अरुणोदय से कहा,
मैं चंद्रा से बात करने के लिए जा रहा हूं, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ना, तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। अरुणोदय सिंह ने वासु की बातों के लिए हामी तो दे दी थी, लेकिन वो वासु की बातों से सहमत नहीं दिख रहा था। वासु ने फिर से कहा, ध्यान रहे, अपनी तरफ से ऐसा कोई भी फैसला ना करना जो हमें नुकसान पहुंचाए। जब मैं आऊंगा तो मैं खुद बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना है। वासु वहां से निकल गया और राज्य में घुसने की कोशिश करने लगा। जब वासु राज्य के अंदर जा रहा था, तभी एक सैनिक ने वासु को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम और अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? वासु ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। और जब वासु ने उस सैनिक को अपनी शक्ल दिखाई तो वो वासु को देखकर चौंक गया और पूछने लगा, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? और ये सेना क्या आपके साथ है? वासु ने उसे सारा माजरा बताते हुए कहा, मुझे पता है राजा शिवेंद्र के साथ क्या किया गया है, और अब मैं पिताजी को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए आया हूं। वहां पर खड़े सैनिक वासु को देखकर खुश थे, और वो भी चाहते थे कि राजा शिवेंद्र कारावास से बाहर आ जाए और उन्हें उनका सिंहासन वापस मिल जाए। लेकिन चंद्रा के आगे वो लोग कुछ भी बोल नहीं सकते थे। कुछ देर बाद वासु चंद्रा के सामने पेश हुआ, और जैसे ही चंद्रा ने वासु को देखा तो वो चौंक गया, और वासु ने उससे कहा, मुझे आप अपने सामने देखकर हैरान न होइए भैया, मैं आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। चंद्रा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वासु को घेर लेने का आदेश दिया। क्या वासु की जान खतरे में थी? क्या चंद्रा वासु की बात समझ पाएगा? क्या वासु राजा शिवेंद्र को बचा पाएगा? क्या अरुणोदय सिंह इंद्रपुरम के राज्य को हासिल करने की कोशिश करेगा? क्या वासु और चंद्रा के बीच युद्ध होगा? अगर युद्ध हुआ तो चंद्रा और वासु में किसकी होगी जीत? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सैनिकों ने वासु को घेर लिया था, और वासु की नजरों के सामने जिस सिंहासन पर उसके पिता राजा शिवेंद्र बैठते थे, आज वहां चंद्रा बैठा हुआ था। वासु को यह सब देखकर अंदर ही अंदर काफी दुख हो रहा था। चंद्रा ने अपने सैनिकों से कहा, घेर लो इसे और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वासु ने सैनिकों को रोकते हुए चंद्रा से पूछा, मैं आपका भाई हूं और आप मुझे कारागार में डालना चाहते हैं? आखिर क्या सारे रिश्ते नाते आपने खत्म कर लिए हैं? चंद्रा के लिए इस वक्त कोई भी रिश्ता नाता मायने नहीं रखता था। उसने गुस्से में वासु से कहा, न तुमसे पहले कोई रिश्ता था न अब है। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है वासु। अब तुम्हारा यहां से बचकर जा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा था शायद तुम मर गए होगे, लेकिन अफसोस कि तुम अभी भी जिंदा हो। वासु चंद्रा की बातें सुनकर हैरान था, क्योंकि उसका भाई इस वक्त पहले से भी ज्यादा निर्दयी नजर आ रहा था। लेकिन इतना कुछ देखने के बावजूद वासु ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। मैं आपसे एक विनती करने के लिए यहां आया हूं। चंद्रा ने वासु की तरफ घूर कर देखा और कुछ भी नहीं बोला। वासु अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ा कि तभी चंद्रा के सैनिकों ने अपनी तलवार निकाल ली। वासु ने चंद्रा से कहा, मैं यहां आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। मैं तो बस आपको यह बताना चाहता हूं कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। वासु ने जैसे ही ये बात कही, चंद्रा का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या अब मैं तुम्हारे हिसाब से काम करूंगा? यानी जो खुद किसी लायक नहीं है वो मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने चला है? वासु अब आगे कुछ भी कहता उससे पहले ही चंद्रा ने पलटकर चेतावनी दे दी, अरे ये मत भूलो कि तुम अगर अभी तक जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मार सकता हूं, इसलिए अभी भी वक्त है। यहां से वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वासु ने चंद्रा की ओर देखा और बोला, मैं यहां रुकने के लिए आया भी नहीं हूं। मैं तो बस आपको यह बताने आया हूं कि यह राज्य हमारे पिता का है, जिनकी वजह से आज हम लोगों का और इस राज्य का अस्तित्व है। लेकिन आपने तो उन्हीं के साथ छल कर दिया ना। चंद्रा की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी, लेकिन वासु अब भी बोलता जा रहा था। एक पिता जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, जिसने अपनी कड़ी मेहनत से इस राज्य इंद्रपुरम को बनाया, आज आपने उसी को कारावास में डाल दिया। आप जानते भी हैं इन चीजों का परिणाम कितना बुरा होगा। चंद्रा को वासु की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। चंद्रा ने वासु से कहा,
अरे तुम मुझे यहाँ ये सब बताना बंद करो, और तुम जिस भी सेना के साथ यहाँ आए हो ना, उसके साथ तुरंत यहाँ से नहीं गए तो सोच लेना कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। वासु ने भी चंद्रा से तेज आवाज में कहा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझाकर और बातचीत करके ही इस मामले को हल करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप नहीं माने तो। वासु बोलते बोलते रुक गया। तभी चंद्रा ने वासु से कहा, तो क्या रुक क्यों गए? अरे बोलो, तुम मुझे मारोगे? तुम हमारी शक्तिशाली सेना के साथ लड़ोगे? इंद्रपुरम में आकर तुम मुझसे युद्ध करोगे? ये मत भूलो कि अब यहां पर राजा शिवेंद्र नहीं बल्कि चंद्रा का राज है। तुम लोगों का नामो निशा भी नहीं बचेगा यहां। वासु ने चंद्रा से हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि मुझे इस राज्य की कोई लालसा नहीं है, लेकिन जब तक हमारे पिताजी जिंदा हैं, कम से कम तब तक उनका राज्य उनसे नहीं छीनना चाहिए। वासु लगातार चंद्रा को समझाया जा रहा था। वहीं चंद्रा को ये सब बातें बकवास लग रही थी और वो काफी गुस्से में था। तभी चंद्रा ने गुस्से में आकर वासु की तरफ तलवार फेंकते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये राज्य तुम्हें वापस कर दूं तो आओ और मुझसे युद्ध कर लो। अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच होगा। वासु चंद्रा से किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता था और ना ही उसे राज्य की कोई लालसा थी। वो तो बस चाहता था कि राजा शिवेंद्र को उनका राज्य मिल जाए, क्योंकि उन्होंने ही इस राज्य को बनाया था और उन्हीं की वजह से आज ये राज्य था। लेकिन राजा शिवेंद्र अपने ही बेटे के छल के कारण अपनी जिंदगी कारावास में काट रहे थे। वासु ने चंद्रा को समझाते हुए कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे में मैं आपके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस आपसे ये कहने के लिए आया था कि पिताजी का राज्य पिताजी को वापस कर दीजिए। भले इस राज्य पर मेरा हक ना हो, लेकिन हमारे पिता से आप उनका ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं। चंद्रा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, पिताजी पिताजी पिताजी, अरे ये राज्य अब मेरा है। मैंने युद्ध करके उनसे ये राज्य जीता है। अगर तुम्हारे अंदर भी ताकत है ना, तो मुझसे युद्ध करके ये राज्य ले लो। अगर तुम मुझे सिर्फ नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हो तो उससे कुछ भी नहीं होगा। वासु को समझ आ गया था कि चंद्रा किसी भी हालत में उसकी बात मानने वाला नहीं था। आखिर में वासु ने कहा, ठीक है चंद्रा भैया, ये पूरा राज्य आप ही रख लीजिए, लेकिन कम से कम आप पिताजी को कारावास से मुक्ति तो दे दीजिए और कोई एक छोटा सा ऐसा राज्य दे दीजिए जहां वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। चंद्रा वासु के पास आया और अपनी तलवार उठाकर वासु की गर्दन पर रखते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक बात सीधे तरीके से समझ नहीं आती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ना ही किसी को कोई राज्य मुफ्त में मिलता है और ना ही कोई भी अपना राज्य किसी को मुफ्त में दान करता है। मैंने ये इंद्रपुरम शिवेंद्र से छीना था। अब अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम मुझसे छीन लो। वासु अचरज में था कि चंद्रा अब अपने पिता और राजा शिवेंद्र को सिर्फ शिवेंद्र कहकर बुला रहा था। वासु ने मन ही मन में कहा, जब इसके दिल में पिताजी के लिए कोई सम्मान और उनके प्रति प्रेम नहीं है तो फिर ये मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं ही शायद गलत जगह पर अपना सिर मार रहा हूं, क्योंकि इसे समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। वासु वहां से जाने लगा। तभी चंद्रा ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ? अब तुम जा क्यों रहे हो? सेना लेकर मुझसे युद्ध करने तो आ गए थे, लेकिन युद्ध करने की काबिलियत ही नहीं है, इसलिए अब सर झुकाकर भाग रहे हो। वासु ने पीछे मुड़कर चंद्रा के शब्दों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, इस बात का फैसला अब युद्ध के मैदान में ही हो तो बेहतर रहेगा। वासु निराश होकर लौटने लगा था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि यहां पर अब थोड़ी देर के लिए भी रुकना सिर्फ वक्त बर्बाद करना था। उधर नपेंद्र ने अरुणोदय सिंह के राज्य पर हमला कर दिया था। अरुणोदय सिंह के राज्य में मौजूद सेना ने नपेंद्र की सेना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि इस बार नपेंद्र की सेना अकेली नहीं थी, बल्कि उसको चंद्रा का भी समर्थन हासिल था। कुछ ही देर में उसका सामना अरुणोदय सिंह की बहन दमयंती से हुआ और नपेंद्र ने दमयंती से कहा, मैं तुम्हें पाने के लिए यहां तक आया हूं। मुझे तुम बेहद पसंद हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो नपेंद्र, और तुम ये नहीं जानते कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके ना नंदगढ़ से चले जाओ, नहीं तो अगर मेरे बड़े भाई वापस आ गए ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दमयंती ने चेतावनी देते हुए नपेंद्र से कहा। दमयंती की बात सुनकर नपेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया था और उसने अरुणोदय सिंह के सैनिकों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर में अरुणोदय सिंह के कई सैनिक मारे गए, लेकिन दमयंती को सैनिकों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। दमयंती मन ही मन काफी परेशान थी और बोली, काश आज भैया यहां होते। अगर इसने हमारे नंदगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया तो ये राज्य वापस कभी भी भैया को नहीं मिल पाएगा। मुझे कुछ भी करके नंदगढ़ को नपेंद्र से बचाना ही होगा। दमयंती ने अब अपने सभी सैनिकों को खुली छूट दे दी और नपेंद्र के सैनिकों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। युद्ध चलता रहा और नपेंद्र लगातार युद्ध में बाजी मारता जा रहा था और अरुणोदय सिंह के सैनिक अपनी जान गंवाते जा रहे थे। उधर जब वासु ज्यादा देर तक महल से बाहर नहीं आया तो अरुणोदय सिंह ने मन में कहा, आखिर इस वासु ने इतनी देर क्यों लगा दी? अगर ये इसी तरह समय बर्बाद करेगा तो इतनी देर में तो मेरा राज्य कोई दुश्मन लूट लेगा। अरुणोदय सिंह मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी सेनापति ने अरुणोदय सिंह से घबराते हुए कहा, महाराज महाराज, गजब हो गया, हम कहीं कहने रहे, हमने अपना सब कुछ गंवा दिया महाराज। अरुणोदय सिंह ने सेनापति को परेशान होता देखकर घबराते हुए पूछा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतने परेशान हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? सेनापति ने कहा, हमारे यहां पहुंचते ही नपेंद्र ने हमारे राज्य नंदगढ़ पर हमला कर दिया था। उसने हमारे ज्यादातर सैनिकों को मार डाला और राजकुमारी दमयंती से विवाह करने की जिद कर रहा है। जैसे ही अरुणोदय सिंह ने अपने सेनापति के मुंह से यह बात सुनी, उसका माथा घूम गया और वो बोला, ये नपेंद्र इतना शक्तिशाली कब से हो गया जो वो हमारी सेना का सामना करने की हिम्मत दिखा रहा है? सेनापति ने अरुणोदय सिंह से कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इसमें उसका साथ इंद्रपुरम के सैनिकों ने दिया है। मुझे तो लगता है कि हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश हुई है और इस वासु के चक्कर में आप अपनी बहन और राज्य दोनों को गवा बैठेंगे। वासु अब तक राजमहल से बाहर नहीं आया था। अरुणोदय सिंह का शक और भी गहरा होता जा रहा था। अरुणोदय सिंह ने तभी अपने सेनापति से कहा, हाँ, अब मुझे समझ आया है, ये दोनों भाई मुझसे मेरा राज्य नंदगढ़ छीनने के लिए उस नपेंद्र से मिल गए। तभी वासु ने चंद्रा पर आक्रमण करने से मुझे रोक दिया था। ये वासु मेरे साथ छल कर रहा है। अरुणोदय सिंह ने आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे अपने सेनापति को आदेश दे दिया, सेनापति, अपने सैनिकों से कह दो कि तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम सिर्फ इन दोनों भाइयों पर हमला ही नहीं करेंगे बल्कि इंद्रपुरम राज्य को भी जीत कर रहेंगे। इस वासु को मेरे साथ छल करने का अंजाम भुगतना ही होगा। उधर वासु सब बातों से पूरी तरह अनजान था। वो महल के एक कोने में बैठा इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसका इस तरह से अपने बड़े भाई से युद्ध करना सही रहेगा या नहीं। चंद्रा वासु से ही युद्ध करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वासु की उसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर कहीं गलती से ऐसा हो भी जाता कि वासु चंद्रा पर हावी पड़ जाता, तो भी चंद्रा आसानी से वासु को धोखा देकर अपने सामने झुका सकता था, जिस तरह से उसने अपने पिता यानी कि राजा शिवेंद्र के साथ दगाबाजी की थी। तभी बाहर से बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई वासु और चंद्रा दोनों को ही युद्ध के लिए ललकार रहा था। वासु ने जैसे ही ये आवाज सुनी, वो तुरंत बोला, ये आवाज तो अरुणोदय सिंह की है, लेकिन आखिर ये मुझे युद्ध के लिए चुनौती क्यों दे रहा है? वहीं अरुणोदय सिंह ने अपने सेनापति से कहा, हाँ, अब ये राज्य हमारा होने वाला है। इतना बड़ा राज्य, ये ढेरों सुख सुविधाएं, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा अब। इसलिए ध्यान रहे, इस युद्ध में हमारी जीत होनी चाहिए। अपने सैनिकों को यह समझा दो कि कोई कुछ भी करे, लेकिन वासु और उसका भाई चंद्रा बचना नहीं चाहिए। मुझे हर हाल में इस राज्य पर अपना वर्चस्व चाहिए। वासु ने जब बाहर जाकर देखा तो अरुणोदय सिंह की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वासु को एक बात का एहसास हुआ और उसने कहा, जरूर इंद्रपुरम राज्य को देखकर अरुणोदय सिंह की नीयत बदल गई है। पहले ही उसका ध्यान राज्य की तरफ था और मुझे लगता है वो इसे हड़पना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या अरुणोदय सिंह हमला करके इंद्रपुरम को जीत लेगा? क्या अपने राज्य को बचाने के लिए वासु और चंद्रा एक साथ युद्ध करेंगे? क्या चंद्रा इस युद्ध में मारा जाएगा? क्या वासु को कारावास में डाल दिया जाएगा? इस युद्ध में आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार? अब कैसे कामयाब होगा वासु अपने मकसद में? क्या वासु के प्रति अरुणोदय की गलतफहमी दूर हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा।
कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट FM कॉइन्स। अगली कहानी इस एपिसोड के ठीक बाद चल जाएगी। वासु राजमहल के अंदर से सब कुछ देख रहा था। तभी वहां पर चंद्रा आ गया और वासु से बोला, तो तुम लोग युद्ध के लिए तैयार हो, ठीक है, फिर मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। वासु ने चंद्रा की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था और ना ही अभी हूं। मैं तो बस चाहता हूं कि आप पिताजी को नुकसान ना पहुंचाए। चंद्रा ने वासु से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही उनके मददगार बन रहे हो, और अगर तुम इतना ही मददगार बनना चाहते हो तो युद्ध करके मुझे हरा दो ना और पिताजी को छुड़ा लो। वैसे भी तुम भी तो सेना लेकर आए हो, तो तुम्हारी तैयारी भी पूरी होगी। वासु ने चंद्रा की ओर देखा और बोला, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो कुछ छीनने के लिए युद्ध करे। मैं तो आपसे बातचीत करके सब कुछ सुलझाना चाहता हूं, लेकिन आपने ताकत और सत्ता के नशे में सब कुछ भुला दिया है। लोग तो दूर के रिश्तों को भुला देते हैं, लेकिन आपने तो खून के रिश्तों को भुला दिया। वासु जितना चंद्रा से भावुक होकर बातें कर रहा था, चंद्रा को उतनी ही चोट लग रही थी और वो चिड़चिड़ा हो रहा था। चंद्रा ने वासु से कहा, अरे ये फालतू की बकवास बंद करो, और अगर युद्ध करने का सोचकर आए हो तो युद्ध करो। तुम्हारी सेना तो युद्ध के लिए ललकार रही है ना। वासु चंद्रा को सच नहीं बताना चाहता था कि अरुणोदय सिंह का मन अब बदल गया है और अब वो वासु और चंद्रा दोनों की जान का प्यासा बन गया है। वासु को यह भी नहीं पता था कि चंद्रा ने अरुणोदय सिंह के राज्य पर हमला करवा दिया था और अरुणोदय सिंह की बहन खतरे में थी। वासु दोनों ही तरफ की बातों से अनजान था। वहीं अरुणोदय सिंह गलतफहमी का शिकार हो गया था और उसे लग रहा था कि उसके राज्य पर जो हमला हुआ है वो वासु के कहने पर हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक सैनिक अरुणोदय सिंह के पास आया और बोला, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। उस नपेंद्र और उसकी सेना ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। युद्ध में हमारे कई सैनिकों की मौत हो गई है और जो बच गए हैं उन्होंने नपेंद्र के सामने सिर झुका लिया है। यह सुनकर अरुणोदय सिंह का पारा और भी बढ़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, दमयंती कैसी है? क्या वो ठीक है? कहीं उसे तो किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया? सैनिकों ने अरुणोदय सिंह से कहा, नपेंद्र राजकुमारी दमयंती से विवाह करना चाहता है, लेकिन राजकुमारी कभी भी उससे विवाह के लिए राजी नहीं होगी और इसलिए उसने राजकुमारी को कैद कर लिया है और अब वो कुछ भी करके उन्हें इस शादी के लिए तैयार करवाने के फेरे में है। अरुणोदय सिंह अपनी बहन को बहुत चाहता था और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि इस वक्त वो ऐसी जगह फंस गया था जहां से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो यहां से वापस जाकर नंदगढ़ राज्य को वापस लेने की कोशिश करता तब भी उसकी हार होती, और अगर इंद्रपुरम जैसे राज्य को जीतने की ख्वाहिश छोड़ देता तब भी उसकी रातों की नींद छिन जाती। उधर वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरुणोदय सिंह लगातार युद्ध की बात कर रहा था और उसने हमले की पूरी तैयारी भी कर ली थी। वासु ने मन में कहा, ये अरुणोदय सिंह बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। इसे पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। चंद्रा से इतनी आसानी से लड़ा नहीं जा सकता है। जिस चंद्रा ने मेरे पिता राजा शिवेंद्र को हरा दिया, उसके सामने अरुणोदय युद्ध इतनी आसानी से जीत ही नहीं सकता। वासु को पता था कि बिना उसकी मदद के अरुणोदय सिंह ये युद्ध जीत नहीं सकता था, और अगर वो युद्ध करेगा तो मारा जाएगा। वासु ने खुद से कहा, अगर मुझे ये पता होता कि यहां आने के बाद इसकी नीयत बदल जाएगी तो मैं कभी इसे यहां लेकर नहीं आता। अब मेरे सामने एक नहीं बल्कि दो दुश्मन है और इन दोनों से मुझे लड़ना है, लेकिन मैं अकेले इन दोनों से नहीं लड़ सकता। वासु के पास न विकल्प था और ना ही लड़ने के लिए कोई सेना। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था और उसके सामने दो बड़े दुश्मन खड़े थे और दोनों की ही नजर इंद्रपुरम राज्य पर थी। वासु ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आया और उसने अपने मन में कहा, ना जाने जिंदगी कितनी तेजी से बदलती है। कल तक मैं अपनी जिंदगी में शक्तियों को हासिल करने के लिए मणि ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था, वहीं आज मैं कहां से कहां आ गया हूं। कल तक जो मेरा सगा भाई था, जिसे पिताजी ने अपने हाथों से बड़ा किया था, आज वही भाई पिताजी और मेरा कातिल बनने को तैयार है। और कल तक जो मेरा अच्छा दोस्त बना था, जो मेरे पिता को खोया हुआ राज्य और
सम्मान वापस दिलाना चाहता था। आज वही अरुणोदय मेरी और मेरे भाई की जान का प्यासा बन गया है और मेरे राज्य को लेकर उसके मन में लालच ने घर बना लिया है। वासु ने खुद से कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी इतनी तेजी से बदलती है, लेकिन असल में यह सच है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वासु गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी चंद्रा वहां पर आया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं वासु, अगर जाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो इसके बाद मैं यहां पर लाशों के ढेर बिछा दूंगा। वासु ने चंद्रा की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, मर जाना मंजूर है, लेकिन अपने पिता के सम्मान से बढ़कर मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। चंद्रा वहां से गुस्से में चला गया और सेनापति को अपने पास बुलाया और कहा, सेना की कुछ टुकड़ी युद्ध के लिए भेजो, लेकिन ध्यान रहे कि इनका एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको मार डालूंगा। चंद्रा को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा गया था। थोड़ी देर में युद्ध शुरू हो गया और चारों ओर से हमले की शुरुआत हो गई। अरुणोदय सिंह और उसकी सेना चंद्रा के सैनिकों का सामना करने लगी। वासु दूर से खड़ा सब कुछ देख रहा था। वहीं चंद्रा के कुछ ही सैनिकों ने अरुणोदय सिंह की सेना की हालत खराब कर दी थी। वासु ने देखा कि अरुणोदय सिंह की सेना का बुरा हाल था, तो उसने खुद से कहा, अभी तो यह शुरुआत है और चंद्रा इस लड़ाई में उतरा भी नहीं है। अभी इनके आधे से अधिक सैनिक मर चुके हैं। अगर चंद्रा इनसे लड़ाई करने के लिए सामने आ जाएगा तो इनकी क्या हालत होगी? इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अरुणोदय सिंह का लालच इसे मरवा देगा। मुझे कैसे भी करके अरुणोदय सिंह को रोकना होगा। वासु युद्ध को रोकने के लिए अरुणोदय सिंह के पास गया और अरुणोदय सिंह से बात करने की कोशिश की। अरुणोदय सिंह पहले ही वासु को अपना दुश्मन मान चुका था और उसे लगा कि वासु उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। जैसे ही वासु अरुणोदय सिंह के करीब आया, तभी अरुणोदय सिंह ने तलवार वासु की गर्दन पर रख दी और बोला, हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, मेरी मदद करने वाले हाथों ने बड़ी जल्दी मुझ पर ही तलवार उठा ली। अरुणोदय सिंह ने वासु की तरफ घूर कर देखा और बोला, हाँ, जब मदद करने वाले के साथ लोग छल करने पर उतर आए तो तलवार उठानी ही पड़ती है। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, मैं तुम्हें बस इतना बताने के लिए आया था कि तुम जो भी कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। तुम्हारे कितने सैनिक मारे जा चुके हैं और मेरी बात समझने की कोशिश करो। युद्ध रोक दो, वरना उस चंद्रा के आगे तुम्हारा एक सैनिक भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूं, रोक दो ये लड़ाई, क्योंकि तुम मेरे बगैर उस चंद्रा से जीत नहीं सकते हो। अरुणोदय सिंह को इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना ही उसे जमीन पर पड़ी अपने सैनिकों की लाश दिख रही थी और ना ही उसे ये दिख रहा था कि अभी तो बस चंद्रा की थोड़ी सी सेना ने अरुणोदय सिंह की पूरी सेना की हालत खराब कर दी थी। अरुणोदय सिंह ने घमंड से कहा, मैं आज तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम दोनों ने मिलकर जो साजिश मेरे खिलाफ रची है ना, उसके लिए मौत से कम कोई सजा नहीं है। वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अरुणोदय सिंह के खिलाफ उसने कौन सी साजिश रची थी। वासु ने अरुणोदय सिंह से कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हम बात करके सब कुछ सुलझा लेंगे, लेकिन फिलहाल इस युद्ध को रोक देना सही है। मेरा विश्वास मानो, तुम बाद में बहुत पछताओगे। अरुणोदय सिंह वासु की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक चंद्रा के कुछ सैनिकों ने अरुणोदय सिंह पर हमला कर दिया और खुद को बचाने के चक्कर में उसकी तलवार नीचे गिर गई। इस बीच मौका पाकर वासु वहां से भाग गया। वासु को पता था कि वो बगैर सेना तो चंद्रा से नहीं लड़ सकता था और अरुणोदय सिंह की सेना भी अब वासु के खिलाफ हो चुकी थी। वहीं चंद्रा ने खुद को एक सुरंग में कैद कर लिया था और वहां से वो युद्ध को जीतने की पूरी योजना बना रहा था। तभी एक सैनिक ने आकर चंद्रा से कहा, हम कुछ ही देर में उनके सभी सैनिकों को मार देंगे और वो राजा अरुणोदय भी हमारे कब्जे में होगा। आप बस हमें ये बताइए, इस वासु का क्या करना है। चंद्रा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वासु अरुणोदय सिंह का युद्ध में साथ क्यों नहीं दे रहा था। आखिर अब ऐसा क्या हो गया था कि वासु और अरुणोदय सिंह अलग अलग हो गए थे। चंद्रा ने अपने सेनापति से कहा, कहीं ये वासु की कोई नई साजिश तो नहीं है? कहीं वो इसके सहारे हमें गुमराह करना तो नहीं चाहता? सेनापति ने चंद्रा से कहा, लेकिन राजकुमार वासु अकेले क्या ही कुछ कर पाएंगे? उनके पास तो सेना भी नहीं है। अरुणोदय सिंह की सेना के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं महाराज। चंद्रा ने जैसे ही सेनापति के मुंह से वासु के लिए राजकुमार शब्द सुना,
वो सेनापति को घूरने लगा और सेनापति ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उधर वासु राजमहल के अंदर कारावास में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपने पिता राजा शिवेंद्र से मिलना चाहता था। वासु ने अपने एक करीबी सैनिक से जाकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं पिताजी से कैसे मिल सकता हूं? उस सैनिक ने जैसे ही अपने पास वासु को देखा तो बोला, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आपको पता है, अगर मैंने कुछ भी बोला तो इसकी सजा मौत होगी। चंद्रा पहले तो मेरे पूरे परिवार को मारेगा और फिर मुझे मारेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर चले जाएं। वासु ने उस सैनिक को समझाते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम हमारे राज्य के बहादुर सैनिकों में से एक हो। मेरी मदद करो, मैं कैसे भी करके अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं। सैनिक डरता हुआ बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। राज्य में और राजमहल के बाहर किस तरह के हालात हैं, आप तो देख ही रहे हैं। हर कोई चौकन्ना है। ऐसे में अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं एक झटके में मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। वासु ने उस सैनिक के हाथ पकड़े और बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तुम तो जानते ही हो कि पिताजी को छल के द्वारा कैसे कारावास में कैद कर दिया गया है। इस वक्त मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। मैं अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ उन्हें बचाने के लिए यहां तक आया हूं। क्या तुम अपने राजा शिवेंद्र और अपने राज्य इंद्रपुरम को बचाना नहीं चाहते हो? वासु हर तरह से उस सैनिक को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी वासु की बात मान जाए और वासु को राजा शिवेंद्र से मिलवा दे, लेकिन वो सैनिक मानने के लिए तैयार था ही नहीं। वासु को पता था कि अगर वो सैनिक नहीं माना तो कोई दूसरा सैनिक वासु को राजा शिवेंद्र तक नहीं पहुंचा पाएगा। इतने में पीछे से किसी ने कहा, कौन है वहां? रुको, अगर जरा भी आगे बढ़े तो मारे जाओगे। क्या वासु पकड़ा जाएगा? क्या वासु की वजह से इस सैनिक की भी जान जाएगी? क्या वासु राजा शिवेंद्र से मिल पाएगा? क्या वासु चंद्रा से जीत पाएगा? और बगैर सेना आखिर वासु चंद्रा से कैसे लड़ेगा? क्या कोई है जो वासु की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए पॉकेट एफएम कॉइन्स खरीदिए